नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी स्पेशल क्लासेज। आज इस वीडियो में हम रुधिर समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रुधिर समूह क्या है? देखिए, सभी जो मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों का जो रक्त है वो एक प्रकार का नहीं होता है, अपितु हर एक व्यक्ति का जो रक्त है वो अलग अलग प्रकार का होता है। क्योंकि उनमें रक्त समूह पाए जाते हैं जो एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो ये भिन्नता रखने वाले जो रक्त समूह हैं, ये रक्त समूह प्रतिजनों के आधार पे बनते हैं। क्योंकि रक्ताणु जो होते हैं हमारे शरीर के जो आरबीसी हैं, आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रतिजन ए और प्रतिजन बी कहते हैं। और इन्हीं प्रतिजनों के आधार पर रक्त समूहों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। हमारे रक्ताणुओं के सतह पर दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रतिजन ए और प्रतिजन बी कहते हैं। इन्हीं प्रतिजनों के आधार पर हमारे रक्त समूहों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अब ये जो प्रतिजन हैं इनको एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। प्रतिजन को नोजन भी कहते हैं। तो ये प्रतिजन क्या है? ये प्रतिजन या एग्लूटिनोजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन को प्रेरित करते हैं, इनके निर्माण को प्रेरित करते हैं। और इनका निर्माण जब होता है तो हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के जीवाणु और अन्य प्रकार के रोगों से प्रतिरक्षा संभव हो पाती है। अब हम आगे देखते हैं कि जो प्रतिजन है, इन प्रतिजनों का जो निर्माण होता है, इन प्रतिजनों का निर्माण कौन करता है? इन प्रतिजनों का निर्माण होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। प्रतिजनों का निर्माण किससे होता है? प्रतिजन का निर्माण म्यूकोपॉलीसैकेराइड से होता है, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। साथ ही साथ एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से होता है। ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन से होता है। अब हमारे शरीर में इसी एंटीजन और एंटीबॉडी, हमारे शरीर में प्रतिजन और प्रतिरक्षी के अंतर के कारण विभिन्न प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। और सामान्य रूप से देखें तो ये जितने भी रक्त समूह हैं इनको हम एक व्यवस्था के रूप में यदि आगे बढ़ाते हैं तो हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला जो तंत्र है उस तंत्र को हम कहते हैं ABO तंत्र। पहला तंत्र है जिसको कहते हैं ABO तंत्र, और दूसरा जो तंत्र है उसे कहते हैं हम RH तंत्र। इन दोनों तंत्रों के बारे में हम इसी रुधिर समूह में पढ़ेंगे। ABO तंत्र क्या है? देखो, ABO तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी ले लें तो ABO तंत्र में ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, O और AB ये आते हैं। दूसरा जो RH तंत्र है इसमें RH कारक आते हैं। सबसे पहले हम ABO तंत्र के बारे में ध्यान से समझते हैं। ABO तंत्र, इस तंत्र की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। इस तंत्र की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कार्ल लैंडस्टीनर थे, जिन्होंने सन 1900 में ABO तंत्र की खोज की। तो लैंडस्टीनर ने सन 1900 में बताया कि हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं
पहले वाले को कहते हैं एंटीजन ए और दूसरे वाले को कहते हैं एंटीजन बी। तो दो प्रकार के प्रतिरक्षी हैं, प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। उसी प्रकार से हमारी जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में भी दो प्रकार की प्राकृतिक एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, यानी प्रतिरक्षी पाई जाती हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं के कारण रक्त समूह का निर्माण होता है। इनमें जो अंतर होता है, उस अंतर के कारण विभिन्न प्रकार के रक्त समूहों का निर्माण होता है, जो हम तालिका में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रक्त समूह होते हैं और कौन सा जो रक्त समूह है, कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति किस अन्य समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है या ले सकता है, और भारत में कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत होते हैं। आइए चर्चा करते हैं हम विभिन्न प्रकार के रक्त समूह के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रक्त समूह ओ के बारे में। यह है रक्त समूह ओ। ब्लड ग्रुप जो ओ है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, लेकिन यदि हम बात करते हैं प्रतिरक्षी की, तो इसमें ए और बी दोनों ही प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ जो है किस किस प्रकार के रक्त समूह को अपना रक्त दे सकता है, तो ये जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसे भी रक्त दे सकता है, बी, ए बी और ओ इन सभी को अपना रक्त दे सकता है। इसका मतलब ये जो रक्त समूह है ये सर्वदाता रक्त समूह है, ये सभी को अपना रक्त देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सर्वदाता रक्त समूह। इसके बाद में लेने की बात करें तो ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ओ से ही रक्त ले सकता है, और भारत में यदि बात करें तो 34.5% जो भारतीय हैं उनमें इसी प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं रक्त समूह ए के बारे में। रक्त समूह जो ए है, इसमें प्रतिजन की बात करें तो ए प्रतिजन पाया जाता है और बी प्रतिरक्षी पाया जाता है। ए प्रतिजन पाया जाता है और बी क्या पाया जाता है, बी इसमें प्रतिरक्षी पाया जाता है। यह जो रक्त समूह है ये ए और ए बी दोनों को रक्त दे सकता है, ए को और ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। और लेने की बात करें तो ये ओ और ए इन दोनों से रक्त ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए वाले से ले सकता है। कितने प्रतिशत भारतीयों में ऐसा रक्त समूह पाया जाता है, तो 23.5%, 23.5% भारतीयों में ऐसा रक्त समूह पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रक्त समूह बी के बारे में। रक्त समूह जो बी है इसमें प्रतिजन बी पाया जाता है और इसमें प्रतिरक्षी की बात करें तो प्रतिरक्षी इसमें ए पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस किस को रक्त दे सकता है, तो बी जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो बी को और ए बी इन दोनों को रक्त दे सकता है, बी को और ए बी इन दोनों को दे सकता है। लेने की बात करें तो ओ से और बी से इन दोनों से रक्त ले सकता है। अब कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है, तो 34.5%, मतलब जितने ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं उतने ही बी रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद में है हमारा अंतिम रक्त समूह ए बी। ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह में दोनों ही प्रतिजन होते हैं ए और बी, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, प्रतिरक्षी इसमें नहीं होता है। देने की बात करें किस किस को अपना रक्त दे सकता है, तो ये अपना जो रक्त है केवल ए बी ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है। और लेने की यदि बात करें तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। इसका मतलब सभी से रक्त लेता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है ये। कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जिनमें ये रक्त समूह पाया जाता है, तो 7.5% लोगों में इस प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा रक्त समूह ओ। 34.5% भारतीयों में ऐसा रक्त समूह होता है। ब्लड ग्रुप ए 23.5% में, बी 34.5% में और ए बी 7.5% में पाया जाता है। तो ये थी
रक्त समूह के बारे में सामान्य जानकारी। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर ने ऐसा कैसे बताया कि ये इसी को दे सकता है या इसी विशेष रक्त समूह से ही रक्त ले सकता है। तो ये सब निर्भर करते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी पे। कभी भी प्रतिजन और प्रतिरक्षी में प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि प्रतिजन और प्रतिरक्षा के बीच में प्रतिक्रिया हो रही है तो वो जो रक्तदान है वो सफल नहीं कहलाता है, क्योंकि जब भी भिन्न रक्त समूह, यदि दो व्यक्तियों में दोनों के रक्त समूह अलग अलग हैं और ए वाले, उदाहरण के रूप में मानते हैं ए वाले जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है उसका रक्त बी वाले को चढ़ाया जाता है, तो प्रतिजन और प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया के कारण इनके रक्ताणु आपस में चिपक जाते हैं और रुधिर समूहन क्रिया के कारण जो रक्त कणिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं और रुधिर स्कंदन के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी भी असमान रक्त समूहों को आपस में नहीं मिलाया जाता है या असमान रक्त को आपस में नहीं मिलाया जाता है। यदि हम यहाँ देखें कि ओ सबको रक्त कैसे दे रहा है, तो देखिए ओ जो है इसमें किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं है। अब प्रतिजन नहीं है तो इसका मतलब ए, ओ के अंदर प्रतिजन ए नहीं है, प्रतिजन बी भी नहीं है, या दोनों ही अनुपस्थित हैं, केवल इसमें क्या है, प्रतिरक्षी हैं। इसलिए ये जब ओ ए वाले को रक्त देगा, जब ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति ए वाले को रक्त देगा तो इसमें खुद का तो कोई प्रतिजन है ही नहीं। जब प्रतिजन ही नहीं होगा तो प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। बी वाले को जब ओ का रक्त देते हैं तो इसमें बी में खुद का बी तो है लेकिन इसमें कोई प्रतिजन नहीं है। अगर ये यहाँ पे प्रतिजन होता बी तो इन दोनों के बीच में प्रतिक्रिया होती, तो नहीं हो रही। अब यहाँ है ही नहीं प्रतिजन तो प्रतिक्रिया कैसे होगी, और दोनों नहीं, इसलिए ए को, बी को और ए बी, इनको दोनों तीनों को ये रुधिर दे सकता है, साथ साथ ओ वाले को भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं ए बी। तो ए बी सर्वग्राही कैसे है? सर्वग्राही देखो ये प्रतिरक्षी नहीं है, इसमें प्रतिजन तो है लेकिन क्या नहीं है, प्रतिरक्षी नहीं है। प्रतिरक्षी नहीं होने के कारण ये सभी रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। जैसे ए वाला यदि इसको रक्त देना चाहे तो ए का रक्त जब इस व्यक्ति पे चढ़ाया जाएगा तो इसमें खुद का क्या है, प्रतिजन है। खुद का इसमें क्या है, प्रतिजन है। और एक प्रतिजन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। प्रतिरक्षी कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी जो प्रतिरक्षी आ रहा है उसका इसके साथ में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही क्योंकि यहाँ कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी में कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं हो रही है और नहीं होने के कारण ए वाला इसको रक्त दे सकता है। इसी प्रकार बी, ए बी और ओ बी इसको रक्त दे सकते हैं, इसलिए यह सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एबीओ तंत्र की आनुवांशिकी के बारे में। एबीओ तंत्र की आनुवांशिकी। कि किस प्रकार से ये चारों जो रक्त समूह हैं माता पिता से संतान में जाते हैं। माता पिता के अंदर जो रक्त समूह होते हैं उन्हीं में से एक रक्त समूह संतान में भी पहुंचता है। एबीओ तंत्र की आनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बर्नस्टीन। बर्नस्टीन ने सन 1924 से 25 के बीच में बताया कि एबीओ जो रुधिर वर्ग है ये मनुष्य का आनुवांशिक लक्षण है, यानी ये माता पिता से संतान में जाता है। एबीओ जो सिस्टम है इसका नियंत्रण, ये जो एबीओ सिस्टम है इसका नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण 3 प्रकार के जीन करते हैं। 3 प्रकार के जीन होते हैं, जीनों के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। कौन कौन से जीन है वो? सबसे पहला जो जीन है उसको हम एल ए या आई ए से दर्शाते हैं। दूसरा जो जीन है उसे हम एल बी या आई बी कहते हैं।
और तीसरे जीन को ओ या आई ओ। इसमें से ये दोनों जो हैं ये प्रभावी हैं। ये प्रथम भी प्रभावी जीन है और द्वितीय भी प्रभावी जीन है, परंतु ये तीसरे वाला जो जीन है ये अप्रभावी है। मतलब सबसे पहले प्रभावी लक्षण ही संतान में गमन करेंगे। तो प्रभावी लक्षण जब दोनों तरफ ही यही जीन हो, जीन प्रारूप में यदि दोनों ही आई ए हों तो रक्त समूह ए हो जाएगा। यदि दोनों ही बी हों तो रक्त समूह बी होगा। और ओ होने के लिए दोनों को ओ होना पड़ेगा। यदि दोनों आई ओ होते हैं तो फिर संतान में रक्त समूह ओ होगा। लेकिन यदि आई ए और आई ओ एक साथ हैं तो भी फिर ए ही रक्त समूह होता है। कैसे होता है ये हम आगे देखते हैं, जीन प्रारूप के आधार पर रक्त समूह का बनना। ये है अपने जीन प्रारूप और इधर हम लिखते हैं रुधिर वर्ग। यदि जीन प्रारूप आई ए या आई ओ हो तो दोनों प्रारूप में ही रुधिर वर्ग ए होगा। ऐसे ही यदि आई बी या यहां बी प्रभावी और ओ अप्रभावी होगा तो भी रुधिर वर्ग बी ही होगा। और यदि यहां ए है और यहां बी है तो रुधिर वर्ग ए बी होगा। और दोनों ही जब अप्रभावी होंगे तब जाके रुधिर वर्ग ओ होता है। तो ये जीन प्रारूप हैं जिनसे रुधिर वर्गों का निर्माण होता है। तो इन दोनों स्थितियों में रुधिर वर्ग ए होगा, इन दोनों स्थितियों में रुधिर वर्ग बी होगा, और इस प्रकार की स्थिति आने पर रुधिर वर्ग ए बी होगा। और यदि ये स्थिति बनती है तब जाके रुधिर वर्ग ओ होता है। इस प्रकार से ये है हमारे एबीओ तंत्र की आनुवांशिकी। अब हम समझेंगे कि यदि माता पिता में अलग अलग रुधिर वर्ग हों तो संतान में कौन सा रुधिर वर्ग होने की संभावना होती है। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं। ये है माता का रुधिर वर्ग और ये है पिता का, और यहां हम लिखते हैं संतान का रुधिर वर्ग, संभावित रुधिर वर्ग होने की संभावना। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ है और पिता का रुधिर वर्ग ए है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो संतान का रुधिर वर्ग ओ या ए होने की संभावना होगी। अब ये कैसे होगी, तो देखो ये हम क्रॉस करवा सकते हैं, संकरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने समझा कि ओ होने के लिए क्या चाहिए, ओ होने के लिए दोनों ही अप्रभावी जीन होने चाहिए। ओ होने के लिए दोनों ही अप्रभावी जीन चाहिए। और ए होने के लिए ये स्थिति भी हो सकती है और एक दूसरी भी हो सकती है। हम पहले इसी से देखते हैं। यदि इनका क्रॉस करवाते हैं आपस में तो बनता है आई ए और आई ओ। इसी वाले का इससे करवाएंगे तो भी आई ए और आई ओ बनेगा। और ऐसे इनमें करवाएंगे तो एक तो रुधिर वर्ग हो गया ए। लेकिन यदि यहाँ पर ए नहीं हो के यहाँ पे वो दूसरे वाला जीन प्रारूप होता आई ए आई ओ वाला, तो यहाँ पे अपने को ओ भी प्राप्त होगा। तो इन दोनों के किसी के साथ में भी यदि क्रॉस होता है तो आई ओ और आई ओ बनते हैं तो रुधिर वर्ग ओ होता है। तो ये दोनों ही संभावना होती हैं कि रुधिर वर्ग ओ भी हो सकता है और रुधिर वर्ग ए भी हो सकता है। तो इस प्रकार से माता पिता के जो भी रुधिर वर्ग हैं, अगर प्रश्न आता है परीक्षा में कि माता का रुधिर वर्ग ये है और पिता का ये है तो संतान का क्या होगा, तो इसके लिए जीन प्रारूपों को लिखिए, दोनों में क्रॉस करवाइए। क्रॉस करवाने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो ही रुधिर वर्ग संतान का संभावित होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का बी है तो फिर संतान के रुधिर वर्ग की संभावनाएं क्या होंगी।
यदि माता का रुधिर वर्ग ए हो और पिता का बी हो तो संभावनाएं देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां ये प्रभावी है और यहां ये प्रभावी है, इन दोनों से संतान में ए बी रुधिर वर्ग बनेगा। और यदि यहां पर अप्रभावी हो इनके साथ में, तो अब रुधिर वर्ग कौन सा बनेगा? ये आपस में क्रॉस करेंगे तो ए बी बन रहा है और ये क्रॉस करेंगे तो ओ बी बन रहा है। तो ए और ओ दोनों हो गए। अब आगे देखते हैं रुधिर वर्ग संभावना। यदि यहां पे दोनों ही प्रभावी हों तो अब इसका यदि इसके साथ में होता है तो रुधिर वर्ग बी भी बन गया है। और यहां पे यदि दोनों प्रभावी हों और यहां केवल एक प्रभावी हो तो इनका क्रॉस होगा तो ए बी। तो यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी होगा तो चारों संभावनाएं हैं। ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है और बी भी हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं फिर से आपको इसको समझाऊंगा। एक संभावना और देख लेते हैं। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ए बी है तो क्या संभावनाएं होती है? यदि माता का ए है और पिता का ए बी हो तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? मैं लिखता हूं, आप आंसर खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंसर मैं बता रहा हूं, कैसे होगा ये आपको अभ्यास करके निकालना है। संतान का ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी होगा। अब ये कैसे होगा? जैसे प्रोसेस मैंने पिछले करी है वैसे करके आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये हुआ एबीओ तंत्र की आनुवांशिकी। अब हम आगे पढ़ेंगे आरएच तंत्र के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आरएच तंत्र के बारे में। अब आरएच तंत्र क्या है इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है लैंडस्टीनर और विनर। लैंडस्टीनर और विनर। लैंडस्टीनर और विनर ने सबसे पहले 1940 में आरएच तंत्र के बारे में बताया। इन्होंने आरएच तंत्र की खोज रिसस मकाका नामक बंदर में की। बंदर का नाम था रिसस मकाका। रिसस मकाका नामक बंदर में इन्होंने आरएच तंत्र की सबसे पहले खोज करी थी। अब यह जो तंत्र है यह आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले आरएच कारकों के आधार पर निर्भर करता है। आरबीसी की सतह पर आरएच कारकों के उपस्थित होने या अनुपस्थित होने के आधार पर बनता है। यदि आरबीसी की सतह पर आरएच कारक उपस्थित होते हैं तो उस व्यक्ति का रक्त आरएच पॉजिटिव या आरएच धनात्मक कहलाता है। यदि आरबीसी की सतह पर आरएच कारक अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति का जो रक्त है वो आरएच ऋणात्मक कहलाता है। तो आरएच धनात्मक और आरएच ऋणात्मक रक्त कहलाता है। अब हमारे भारत में या विश्व में बात कर, अब आरएच धनात्मक जो व्यक्ति हैं संसार में 93% जो लोग हैं उनका रक्त जो होता है आरएच धनात्मक है और केवल 7% लोगों का जो रक्त है वो आरएच ऋणात्मक प्रकार का होता है। साथ ही साथ एक बात और नोट करने की है कि आरएच के विरुद्ध हमारे शरीर की जो प्लाज्मा है, रुधिर की जो प्लाज्मा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन नहीं पाई
जाती है। यानी RH कारक के विरुद्ध प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। लेकिन यदि RH ऋणात्मक व्यक्ति को बार बार RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है तो उसके शरीर में RH ऋणात्मक एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आइसो इम्यूनाइजेशन, इसको आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आपको परीक्षा में पूछ सकता है आइसो इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं, कि यदि RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति को RH धनात्मक रक्त बार बार चढ़ाया जाता है तो उसके शरीर में RH ऋणात्मक एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे शरीर में होने वाली एक और प्रक्रिया के बारे में, जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ये क्या होता है? ये माता के शरीर में होता है। और कब होता है? यह माता के शरीर में तब होता है जब माता का रुधिर RH नेगेटिव होता है और माता के शरीर में गर्भस्थ शिशु का रक्त RH धनात्मक होता है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि RH जो दोनों हैं ये वंशानुगत होते हैं। मतलब यदि माता का RH ऋणात्मक है तो शिशु को जो RH धनात्मक मिला है ये पिता से मिला है, ये पिता से मिलता है। अब ये कैसे मिलता है? क्योंकि RH जो ऋणात्मक है ये अप्रभावी होता है। RH ऋणात्मक हमेशा अप्रभावी होता है और RH धनात्मक हमेशा प्रभावी होता है। और हम जानते हैं कि प्रभावी लक्षण ही प्रथम पीढ़ी में सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। तो इस कारण शिशु का जो RH धनात्मक है ये पिता से आया है। तो यदि माता के शरीर का रुधिर RH धनात्मक है और उसके अंदर जो गर्भस्थ शिशु है उसका RH धनात्मक हो तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस जो क्रिया है ये उत्पन्न होती है और इसमें माता और शिशु दोनों को खतरा होता है। माता के शरीर में RH धनात्मक वाला शिशु है, गर्भस्थ शिशु का RH धनात्मक है, मतलब RH पॉजिटिव शिशु है। तो इसके होने से क्या होता है? इसके होने से माता के शरीर में प्रथम बार में RH ऋणात्मक एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इसके कारण माता के शरीर में क्या बन जाती है? RH ऋणात्मक एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये RH ऋणात्मक जो एंटीबॉडी है ये ज्यादा नहीं बन पाती प्रथम प्रसव के समय, और पहले प्रसव के समय शिशु आराम से हो जाता है और माता को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन समस्या आती है दूसरे बार के गर्भधारण में। तो अब जब RH ऋणात्मक वाली माता के गर्भ में दूसरी बार RH धनात्मक वाला शिशु आता है तो ये जो RH ऋणात्मक एंटीबॉडी है ये शिशु के अपरा, जिसे हम प्लेसेंटा भी कहते हैं, इस अपरा या प्लेसेंटा को पार करके शिशु के रुधिर में चली जाती है। शिशु के रुधिर में चली जाती है और शिशु के रुधिर में जाकर शिशु के शरीर में रक्ताणुओं का लयन कर देती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। कि RH ऋणात्मक वाली माता के शरीर में प्रथम बार RH धनात्मक वाला शिशु जब होता है तो उसके कारण माता के शरीर में RH
ऋणात्मक एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, लेकिन प्रथम बार में ये इतनी ज्यादा नहीं बनती, जिसके कारण प्रथम बार का जो प्रसव है आसानी से हो जाता है। लेकिन यदि दूसरी बार भी माता के शरीर में RH ऋणात्मक वाला शिशु होता है तो फिर ये RH ऋणात्मक वाली एंटीबॉडी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शिशु की अपरा को पार करके शिशु के शरीर में चली जाती है और उसके रक्ताणुओं का लयन कर देती है। रक्ताणुओं के लयन करने की जो प्रक्रिया है इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं और शिशु के रक्ताणु धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब इससे बचे कैसे? प्रसव की प्रक्रिया में या प्रसव के 72 घंटे पहले यदि माता को एंटी RH बॉडी इंट्रावेनस RH ऋणात्मक बॉडी इंट्रावेनस का इंजेक्शन लगा दिया जाए, एंटी RH ऋणात्मक बॉडी इंट्रावेनस का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो दूसरा वाला शिशु भी स्वस्थ होगा और माता भी स्वस्थ होगी। यदि ये नहीं किया जाए तो इसका दूसरा उपाय है कि जैसे ही शिशु उत्पन्न होगा वो शिशु अल्प रक्त वाला होगा, उसके शरीर में अल्प रक्त या रक्त अल्पता होगी, तो उसके शरीर में डायलाइसिस करने की जरूरत पड़ेगी और डायलाइसिस करके उसके संपूर्ण रुधिर को बदला जाएगा। उसके बाद ही शिशु को बचाया जा सकता है। ऐसे शिशु जो रक्त अल्पता के शिकार होते हैं या इस रोग के शिकार होते हैं उन शिशुओं को हम रिसस शिशु कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं रुधिर का थक्का कैसे बनता है या रुधिर स्कंदन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में इसकी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे शरीर में पाई जाती हैं रुधिर वाहिकाएं। जैसे ही किसी भी वस्तु के कारण यदि हमारे शरीर के किसी भी अंग की रुधिर वाहिका कट फट जाती है तो वहां से रुधिर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो रुधिर के जो अवयव हैं वहां पर जेली समान पदार्थ के रूप में जमा होना शुरू हो जाते हैं। रुधिर वाहिका से जैसे ही रुधिर निकलता है तो रुधिर में से रुधिर के अवयव जेली समान पदार्थ के रूप में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसी जेली समान पदार्थ को हम कहते हैं थक्का। इसे हम क्लोट कहते हैं, थक्का बनना कहते हैं। और थक्के बनने की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं स्कंदन या रुधिर स्कंदन कहते हैं। अब थक्का बनना आवश्यक क्यों है? थक्का बनना जरूरी इसलिए है ताकि विभिन्न प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर में उस भाग द्वारा प्रवेश नहीं कर पाए। तो थक्का बनना जरूरी क्यों है? रोगाणु को प्रवेश से रोकने के लिए जरूरी है। अब हमारा जो रुधिर है, इस रुधिर में लगभग 13 स्कंदन कारक पाए जाते हैं। ये जो 13 स्कंदन कारक हैं ये रुधिर स्कंदन को प्रेरित करते हैं। तो जो रुधिर स्कंदन को शुरू करते हैं या रुधिर स्कंदन को प्रारंभ करते हैं उन कारकों को प्रेरक स्कंदक कहते हैं, तथा जो रुधिर स्कंदन को रोकते हैं उन कारकों को प्रतिस्कंदक कहते हैं। अगले वीडियो में हम रुधिर स्कंदन की संपूर्ण प्रक्रिया एवं हृदय की संरचना और कार्य विधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। तो इसी आशा के साथ विदा लेते हैं आपसे कि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए बायोलॉजी स्पेशल क्लासेज। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।